थर्ड की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के वैचारिक चिंतन में कार्ल मार्क्स को पढ़ने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक छोटे से प्रांत टिव्ज में पैदा हुए थे। कार्ल मार्क्स ने यूं तो अपने जीवन काल में कई सिद्धांतों की रचना की, लेकिन प्रमुख रूप से राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उनके तीन प्रमुख सिद्धांत थे: वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एवं द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। आज हम वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझाने के लिए एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मार्क्स कहता है कि गेहूं का एक दाना, जिसे मार्क्स प्रारंभिक अवस्था कहता है, मार्क्स कहता है कि यह समाज की प्रारंभिक अवस्था है। मार्क्स गेहूं के दाने को वाद नाम से पुकारता है। वाद यानी प्रारंभिक अवस्था। मार्क्स कहता है कि गेहूं का एक दाना लीजिए और उसे जमीन में बो दीजिए। थोड़े समय बाद उसमें पानी डालिए। कुछ समय पश्चात उसमें बीज अंकुरित होंगे और एक छोटा सा पौधा उत्पन्न होगा। मार्क्स कहता है ये सामाजिक परिवर्तन की दूसरी स्थिति, जिसे वो प्रतिवाद के नाम से बुलाता है। कुछ समय पश्चात वो पौधा बड़ा होगा और गेहूं की बलि का रूप धारण कर लेगा और इस एक गेहूं की बलि में कई गेहूं के दाने समाहित हो जाएंगे। मार्क्स कहता है यह समाज की तीसरी अवस्था है। इस तरह से मार्क्स कहता है कि समाज में भी परिवर्तन तीन स्तरों पर आता है: प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर और अंतिम स्तर। मार्क्स इस सारी प्रक्रिया को अपने वर्ग संघर्ष सिद्धांत में स्पष्ट करने का प्रयास करता है। कहता है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग होते थे: एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग अमीर कहलाया, मजदूर वर्ग गरीब कहलाया। मार्क्स कहता है कि कुछ समय तक समाज में यह व्यवस्थाएं बिल्कुल सामान्य रूप से चलती रही, लेकिन कुछ समय पश्चात जब पूंजीपतियों के अत्याचार मजदूरों या गरीबों के ऊपर ज्यादा बढ़ गए, तब मजदूरों ने आवाज उठाना प्रारंभ किया। मार्क्स कहता है कि जब मजदूर को अपनी मजदूरी का वास्तविक मूल्य पता चला, तो वो पूंजीपति से संघर्ष करने लगा, बहस करने लगा, अपने अधिकार मांगने लगा। ऐसी स्थिति में पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों की आवाजों को कुचलने के लिए जब बल का प्रयोग किया जाने लगा, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और इस प्रकार समाज में एक नए समाज की स्थापना का स्वरूप प्रारंभ हुआ। मार्क्स कहता है कि समाज में यह परिवर्तन या यह संघर्ष केवल मजदूर वर्ग द्वारा नहीं लाया गया, बल्कि उस समय समाज में एक और वर्ग था जिसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, और वो था मध्यम वर्ग। उस मध्यम वर्ग ने मजदूरों की पीड़ाओं को उजागर किया, मजदूरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और मजदूरों को बताया कि वास्तविक रूप में उनकी मेहनत का कितना मेहनताना उन्हें मिलना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब मजदूरों को यह पता चला कि वास्तविक रूप से उनके श्रम का जो उचित मूल्य है वो उन्हें पूंजीपतियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मजदूर वर्ग अपनी दरातियों को लेकर के हथियार बनाने लगे और पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करने लगे। इस संघर्ष की स्थिति से एक समाज के नई स्थिति का निर्माण हुआ, जिसे कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष में स्पष्ट करता है। उस परम स्थिति का नाम था सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। अंतिम रूप से जो स्थिति स्पष्ट करता है वो इस तरह है। कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाज की स्थापना करता है जिसमें पूंजी उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन सब पर सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व स्थापित होता है। कार्ल मार्क्स इसी को सर्वहारा वर्ग की स्थापना कहता है। मार्क्स कहता है कि एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जिसमें न केवल अमीर और गरीब की खाई बांट दी जाती है, बल्कि पूंजी उत्पादन के सभी साधनों पर सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रतिनिधित्व स्थापित हो जाता है। न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, बल्कि सब अपने अधिकारों के साथ समाज में सर्वांगीण विकास करने के लिए तत्पर होने लगते हैं। मार्क्स अपने दूसरे सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत में स्पष्ट करता है कि क्यों मजदूर गरीब है और क्यों पूंजीपति अमीर है। मार्क्स इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मार्क्स कहता है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में एक मजदूर दिन रात काम करता है और अपना श्रम बेच करके उचित मूल्य प्राप्त करता है। मार्क्स कहता है कि मालिक फैक्ट्री लगाता है और मजदूर उसमें मजदूरी करता है। मार्क्स अपने उदाहरण में स्पष्ट करता है कि मान लीजिए एक मालिक ने एक फैक्ट्री लगाई साड़ी बनाने की। इस फैक्ट्री में एक मजदूर रामलाल
जो प्रातः 7 बजे जाता है और शाम 7 बजे वापस आता है। 12 घंटे में रामलाल उस फैक्ट्री में एक साड़ी बनाता है। उस साड़ी पर बनाने की कीमत शाम को उसे 10 रुपए मालिक के मुनीम द्वारा दी जाती है। रामलाल 10 रुपए लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। जब रामलाल फैक्ट्री से चला जाता है तब फैक्ट्री का मालिक उस फैक्ट्री में प्रवेश करता है और रामलाल द्वारा बनाई गई उस साड़ी को बाजार में जाकर के महंगे दाम पर बेचता है। मार्क्स कहता है कि उस साड़ी के बदले रामलाल को केवल 10 रुपए दिए गए बनाने, लेकिन मालिक द्वारा उसी साड़ी को मार्केट में बाजार में अच्छे दाम पर यानी 100 रुपए की कीमत पर यदि बेचा जाता है तो मार्क्स कहता है 100 माइनस 10 बराबर 90। मार्क्स कहता है कि ये 90 रुपया जो पूंजीपति की जेब में बिना किसी मेहनत के चला गया, ये ही अतिरिक्त मूल्य है जो बराबर 2 हिस्सों में बंटना चाहिए था, यानी 45 रुपए पूंजीपति के और 45 रुपए मजदूर के आने चाहिए थे, जिससे मजदूर का जीवन यापन स्तर भी मालिक के बराबर न सही तो कम से कम एक स्थायी रूप से जीवन यापन करने की स्थिति में वो आ जाए। इस प्रकार का जब लगातार विभेद बढ़ता है तो मार्क्स कहता है कि एक दिन रामलाल अपनी फैक्ट्री से काम करके लौटता है, उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वो व्यक्ति रामलाल से ये पूछता है कि आप कहां से आ रहे हो। रामलाल बताता है कि मैं बरसों से मालिक की फैक्ट्री में एक साड़ी बनाता हूं और जिसमें मुझे 10 रुपया प्रतिदिन मेहनताना मजदूरी मिलती है। वो व्यक्ति जो रामलाल को मिलता है, मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वो रामलाल को बताता है कि आप द्वारा बनाई गई साड़ी की कीमत बाजार में 100 रुपया है, जबकि आपको उसके बनाने आपकी मेहनताने के रूप में 10 रुपया दिया जा रहा है, जो सरासर आपके साथ पूंजीपति या मालिक द्वारा अन्याय किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब रामलाल को इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो रामलाल अगले दिन मालिक से संवाद करता है और कहता है कि मेरे श्रम का उचित मूल्य मुझे प्रदान किया जाए। मेरे द्वारा बनाई गई उस वस्तु को बाजार में जाकर के आपने ऊंचे दाम पर बेचा है, उस ऊंचे दाम में से मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे प्रदत्त किया जाए, ताकि मेरा और मेरे परिवार का जो जीवन स्तर है वो थोड़ा ऊपर उठ सके। इस प्रकार के संवादों के कारण दोनों मालिक और मजदूर में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हम संघर्ष कह सकते हैं। इस संघर्ष की पराकाष्ठा जब पहुंच जाती है जब मालिक द्वारा मजदूर के अधिकारों को कहता है कि जब मालिक द्वारा मजदूर के अधिकारों के साथ हनन किया जाता है तो मजबूर होकर मजदूर अपने औजारों से हथियार बनाने पर मजबूर हो जाते हैं और पूंजीपतियों के खिलाफ एक संघर्ष का बिगुल बजा देते हैं और एक ऐसी पराकाष्ठा की स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें मजदूर हिंसक हो जाता है और अपने मालिक का खून करने को तत्पर हो जाता है। ऐसी स्थितियों में न केवल मालिक द्वारा उनका प्रतिरोध किया जाता है बल्कि पूंजीपति और मालिक है कि इस अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को समझाने का तात्पर्य यही था कि मालिकों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण किया जा रहा था, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब मजदूर को अपने अधिकार पता चल जाते हैं और वो मालिकों से अपने अधिकार मांगने के लिए तत्पर हो जाता है। मालिकों द्वारा प्रतिकार करने के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और इस संघर्ष की पराकाष्ठा अंततः सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र में तब्दील होती है। एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जिसमें पूंजी उत्पादन के साधन सभी वर्गों में समान रूप से बांट दिए जाते हैं, न कोई अमीर होता है और न कोई गरीब होता है। मार्क्स इस सिद्धांत में यही बताने का